नमस्कार, सिटी न्यूजच्या बातमीपत्रात प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत। आज दिनांक 4 ऑगस्ट 2021 वार बुधवार, तिथी द्वादशी, विक्रम संवत 2078 आनंद, शके संवत 1943 प्लव, पक्ष कृष्ण पक्ष, अमांत महिना आषाढ, पूर्णिमांत महिना श्रावण, चंद्र राशी वृषभ, सूर्य राशी कर्क। बातमीपत्राची सुरुवात करूया सुविचार मालेने। आज आयुष्यात येणारा प्रत्येक धडा तुम्हाला उद्याच्या परीक्षेसाठी तयार करतोय। आजचा सुविचार आपण बघितला। आता बघूया बातमीपत्रातील ठळक बातम्या। आपण ठळक बातम्या बघितल्या। आता घेऊया छोटासा ब्रेक। संपूर्ण लग्न बसता आराधना जवाहर रोड अमरावती। ब्रेक नंतर बघूया सविस्तर बातम्या। जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी संचारबंदीचे नवीन आदेश आजपासून म्हणजे 4 ऑगस्ट पासून जारी केले आहे। काय आहे नवीन निर्देश, बघूया सविस्तर। संचारबंदीमधील सुधारित मार्गदर्शक तत्वे निर्बंधासह सूट आदेश दिनांक 4 ऑगस्ट 2021 पासून सुरू होणार आहे। सदर कालावधीमध्ये निर्बंधासह सूट देण्यात आलेल्या सेवांबाबतचे विवरणपत्र खालीलप्रमाणे: सर्व प्रकारची जीवनावश्यक व अत्यावश्यक असलेली किराणा दुकाने, भाजीपाला दुकाने, फळ विक्रेते, डेअरी, बेकरी, मिठाई, खाद्यपेय विक्रेता यांची दुकाने, पीठ गिरणी इत्यादी सर्व प्रकारची खाद्यपदार्थ विक्रीची दुकाने, दुग्ध विक्री केंद्रे, दुग्धालय, डेअरी, दूध वितरण व्यवस्था, पाळीव प्राणी यांची खाद्यपदार्थ विक्रीची दुकाने, कृषी सेवा केंद्रे, कृषी निवृत्तींची दुकाने, कृषी प्रक्रिया उद्योगगृहे, शेती अवजारे आणि शेतीतील उत्पादनाशी संबंधित दुकाने सोमवार ते शुक्रवार रात्री 8 वाजेपर्यंत व शनिवार व रविवारी दुपारी 3 पर्यंत सुरू राहतील। हॉटेल, रेस्टॉरंट, खानावळ, शिवभोजन थाळी आठवड्याचे 7ही दिवस त्यांच्या पूर्ण क्षमतेसह सुरू राहतील। सर्व प्रकारची सार्वजनिक ठिकाणे, क्रीडांगणे, मोकळ्या जागा, बगीचे, उद्याने हे दररोज रात्री 8 पर्यंत सुरू राहतील। सर्व प्रकारच्या व्यायामशाळा, जिम, योगा केंद्रे, कटिंगची दुकाने, सलून, ब्युटी पार्लर, स्पा, वेलनेस सेंटर सोमवार ते शुक्रवार रात्री 8 पर्यंत व शनिवार दुपारी 3 वाजेपर्यंत विना वातानुकूलित सेवामध्ये सुरू ठेवता येतील। कार्यालयीन उपस्थिती शासकीय, निमशासकीय, खाजगी एकूण क्षमतेच्या संपूर्ण कर्मचारी 100% क्षमतेसह सुरू राहतील। सर्व प्रकारची चित्रपटगृहे, सिनेमागृहे, बहुविध सिनेमागृहे पुढील आदेशापर्यंत बंदच राहतील। वाढदिवस, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्नेहसंमेलने, निषेध मोर्चा पुढील आदेशापर्यंत बंदच राहतील। सर्व प्रकारची धार्मिक स्थळे, प्रार्थना स्थळे, पूजा करायची ठिकाणेही पुढील आदेशापर्यंतच बंद राहणार आहे। लग्न समारंभ 50 लोकांच्या उपस्थितीत सुरू राहतील। अंत्यविधी ही 20 लोकांच्या उपस्थितीसह। सार्वजनिक वाहतूक सेवा पूर्ण आसन क्षमतेसह वाहतुकीस नियमित परवानगी राहील। मालवाहतुकीकरिता हालचाल पूर्ण वेळ वाहतूक करता येईल। तसेच संदर्भीय क्रमांक 6 अन्वये कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्याकरिता प्रतिबंधक उपाययोजनांतर्गत स्वच्छता व सार्वजनिक शिस्तीचे पालन न करणाऱ्या व्यक्तींवर दंडात्मक कार्यवाही करण्याचे आदेश पारित करण्यात आलेले आहे। त्यानुसार सार्वजनिक स्थळी चेहऱ्यावर मास्क न लावणे याला 750 रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल। सामाजिक अंतर न पाळल्यास 35,000 रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल। मंगल कार्यालयामध्ये लग्न समारंभाकरिता 50 पेक्षा जास्त उपस्थिती आढळून आल्यास 50,000चा दंड आकारण्यात येईल। यवतमाळ जिल्ह्यातील बाभुळगावकडून अमरावती जिल्ह्यात येणारा तब्बल 31 लाख रुपये किमतीचा 261 किलो गांजा अमरावतीच्या तळेगाव दशासर पोलिसांनी नाकाबंदी करून जप्त केला आहे। यवतमाळमधून अमरावतीच्या दिशेने एका ट्रकमधून गांजाची वाहतूक होत असल्याची गुप्त माहिती ही अमरावतीच्या तळेगाव दशासर पोलिसांना मिळाली होती।
त्या अनुषंगाने जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर हरी बालाजी एन यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी नाकाबंदी करून यवतमाळकडून देवगावकडे जाणाऱ्या संचय ट्रकला थांबवले। यावेळी तपासणी दरम्यान एका ट्रकमधून 31 लाख रुपये किमतीचा तब्बल 231 किलो गांजा जप्त करण्यात आला आहे। तसेच 10 लाख किमतीचा ट्रक जप्त करून आरोपीलाही अटक करण्यात आलेली आहे। माता पित्यांचे छत्र हरवलेल्या 2 चिमुकल्या मुलींच्या शिक्षण व भविष्यासाठी तरतूद करत महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी त्यांना आधार मिळवून दिला आहे। अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा तालुक्यातील माळेगाव येथील 4 मुलींचे छत्र हरपले। त्यात विधी प्रवीण राठोड या 3 वर्षाच्या तसेच तिची बहीण परिंदी या 6 वर्षाच्या चिमुकलीचा समावेश आहे। त्यांच्याबरोबर नीलम वानखडे आणि नैना वानखडे या अनुक्रमे 13 आणि 15 वर्षाच्या मुलीही अनाथ झाल्या। त्यांच्या नातेवाईकांनी महिला बालविकास मंत्री ठाकूर यांची भेट घेऊन माहिती दिली। त्यांची व्यथा ऐकून महिला व बालविकास मंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी तात्काळ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना बोलावून या मुलींच्या शिक्षणाची आणि भविष्याची तरतुदीची सोय केली आहे। मात्र विधी आणि परिंदी या मुली वयाने लहान असल्याने त्यांना अनाथालयात पाठवणे शक्य नव्हते। त्यामुळे श्रीमती ठाकूर यांनी त्यांना स्वतःच्या मोजरे येथील शाळेत निवासाची आणि मोफत शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून दिली। ताईच्याच भरोश्यावर आहे 2 पोरी। मी म्हातारी ताई, मला काही कामाला यायचं करणं कामाला जाणं नाही होत ताई माझं। आता तुमच्याच भरोश्यावरच म्या टाकून दिले आणि माकून काही होत नाही। मी द्वाहा मला पगार पाणी काही नाही आणि मी कायच्या भरोश्यावर जगवणार आहोत। ते लत्ते कपडे लागले आहे, शिक्षण लागलं आहे, दुखसुख लागलं आहे ताई। आता तुमच्याच भरोश्यावर आहे ताई। आई बाबा ते गुजरातमध्ये दिली होती पोरगी, तर ते तिकडेच अपेंडिक्स वारले आणि त्या पोरीला आधार नाही होता काही, तर तिने आत्महत्या करून टाकलं। माझ्याने नाही होत ना, आता मी इथवा जाव, मला पगार पाणी काही नाही आहे। या 2 मुलींना म्हातारी आजी हाच एकमेव आधार आहे। मात्र आजी थकल्यामुळे मुलीच्या भविष्याबाबत त्यांना चिंता लागून राहिली होती। त्यांची व्यथा जाणून पालकमंत्र्यांनी या दोन्ही चिमुकल्यांना आपल्या शाळेत निवारा मिळवून देण्याचा निर्णय घेतला। वयाच्या 6व्या आणि 3ऱ्या वर्षी दोघांचेही मातापित्यांचे छत्र हरपले, त्यामुळे त्यांचे भविष्य अंधारमय होते। मात्र मोजरे येथील शाळेत निवासी आणि शिक्षणाची सोय झाली, त्यामुळे त्यांचे संगोपन व शिक्षणाची सोय झाली, याचे समाधान असल्याची भावना चिमुकल्यांच्या आजीने व्यक्त केली आहे। राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचा इयत्ता 12वीचा निकाल जाहीर झाला आहे। 12वीच्या नियमित विद्यार्थ्यांचा एकूण निकाल 99.63% इतका लागलेला आहे। 12वीच्या नियमित विद्यार्थ्यांचा एकूण निकाल 99.63% इतका लागलेला आहे, तर अमरावती 99.37%। 10वी प्रमाणेच 12वीचा निकालही भरघोस लागला आहे। मागील वर्षीच्या तुलनेत हा निकाल एकूण 8.57% वाढलेला आहे। कोविड-19 विषाणू महामारीच्या पार्श्वभूमीवर यंदा 12वीची परीक्षा रद्द करण्यात आली होती। 12वीचे अंतर्गत मूल्यमापन तसेच 10वी आणि 11वीच्या गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांचा निकाल तयार करण्यात आला आहे। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणे विभागीय मंडळ अमरावती यांच्या वतीने आज दिनांक 3 ऑगस्ट रोजी 12वीचा निकाल जाहीर करताना मला अत्यंत आनंद होत आहे। 12वीमध्ये जे काही उत्तीर्ण विद्यार्थी झाले, उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचा आधी सर्वप्रथम हार्दिक अभिनंदन करतो। आपल्या विभागातून एकूण 1,31,989 विद्यार्थी त्या परीक्षेला प्रवेश झाले होते। त्यापैकी 1,31,166 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आणि उत्तीर्ण शेकडा प्रमाण हे 99.37% आहे। मुलांपेक्षा मुलींचे उत्तीर्णतेचे प्रमाण सर्वात जास्त आहे। या कोरोना कालावधीतसुद्धा सर्व शिक्षक, सर्व शाळा, सर्व मुख्याध्यापक, सर्व शिक्षक संघटना, सर्व माध्यमाचे प्रतिनिधी हा निकाल तयार करण्यासाठी आम्हाला वेळोवेळी सहकार्य केलं। माध्यमांनी वेळोवेळी त्यांच्यावर बातम्या पोहोचवल्या आणि चांगल्या पद्धतीने विक्रमी वेळेत हा निकाल जाहीर करण्यास शिक्षकांनी आम्हाला खूप मदत केली। याबद्दल आमचे सर्व अधिकारी, शिक्षण विभागाचे सर्व अधिकारी, त्याचबरोबर आमचे सर्व शिक्षक, मुख्याध्यापक यांचं मी मंडळामार्फत अभिनंदन करतो आणि सर्व उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन करतो आणि त्यांच्या पुढील आयुष्याला सुयश चिंतितो। मेळघाट क्षेत्र हे आदिवासी बहुल क्षेत्र आहे। मोठ्या संख्येने मेळघाटात आदिवासी वास्तव करतात, पण विविध क्षेत्रात या आदिवासींची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचे सातत्याने दिसून येत आहे।
मेळघाटची आर्थिक राजधानी धारणी तालुक्यात दर महिन्याला परिवहन विभागाचा कॅम्प लागतो. सदर कॅम्पमध्ये मेळघाटातील जवळपास 300 गावातील ग्रामस्थ आपले लर्निंग लायसन्स, पक्के लायसन्स व रिन्युअल करिता मोठ्या संख्येत येतात. यालाच बघून या मेळघाटातील आदिवासींची आर्थिक पिळवणूक मधमाशासारख्या फिरणाऱ्या एजंटद्वारे केल्या जात आहे. गंभीर बाब अशी की परिवहन विभागाच्या नियमानुसार ठरवलेल्या दरपत्रकाच्या 5 पट पैसे आकारून आर्थिक लूट करून बंपर वसुली केली जात आहे. सदर एजंट आपल्या खाजगी कारद्वारे धारणीला येतात. महत्त्वाचे असे की सदर एजंट तब्बल 160 किलोमीटर अंतर 3000 रुपये खर्च करून येतात. यावरून अंदाजा लावू शकतो की या एजंटची वसुली किती बंपर केली जात असावी. आता जिल्हा परिवहन अधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष वेधून या प्रकरणात गंभीरतेने कारवाई करण्याची गरज आहे. गुप्त सूत्रापासून मिळालेल्या माहितीनुसार या एजंटकडून प्रत्येकी 3000 ते 5000 पर्यंत लायसन्सकरिता बंपर वसुली केली जात आहे व या वसुलीत खालपासून तर जिल्ह्यापर्यंत कमिशनचा खेळ खेळला जात असून ही एक गंभीर बाब आहे. मनरेगा अंतर्गत दिवसभर घाम गाळून मेळघाटातील 200 ते 250 रुपये कमावतात. त्यामध्ये संपूर्ण कुटुंबाचे उदरनिर्वाह करावे लागते. जर मेळघाटात अशाच प्रकारे बंपर वसुली करून आदिवासींची आर्थिक पिळवणूक केली गेली तर आधीच मागास क्षेत्रात मोडणारा मेळघाट अजून मागास होण्याच्या मार्गावर जाणार आहे. शकील अहमद, धारणी. सिटी न्यूजने भटक्या प्राण्यांची बातमी 4 दिवसापूर्वी प्रकाशित केली होती. यामुळे नगरपंचायत प्रशासनाने कारवाईचे आदेश देऊन भटक्या प्राण्यांना पकडण्याचे काम हाती घेतले आहे. मेळघाटच्या राजधानीचा दर्जा असणारे धारणी शहराच्या मुख्य रस्त्यावर भटक्या प्राण्यांच्या नियमित तळ ठोकून बसल्याने नागरिक त्रासातून जाताना दिसत होते. या संदर्भात सिटी न्यूजने या भटक्या प्राण्यांची बातमी 4 दिवसापूर्वी प्रकाशित केली. यामुळे नगरपंचायत प्रशासनाने कारवाईचे आदेश देऊन भटक्या प्राण्यांना पकडण्याचे काम हाती घेतले. गेल्या 2 दिवसांपासून नगरपंचायतीचे कर्मचारी आणि रस्त्यावरील भटक्या प्राण्यांना पकडण्यासाठी सज्ज केलेले पथक आवारा जनावरांना पकडून कोंडवाड्यामध्ये टाकण्याचे काम नियमित करत आहे आणि ही प्रक्रिया आजही चालूच आहे. मुख्य रस्त्यावर बसलेल्या भटक्या प्राण्यांना पकडण्याचे काम नगरपंचायत करत आहे. हे विशेष. सिटी न्यूजने बातमी प्रकाशित केल्याबद्दल नागरिकांनी सिटी न्यूजचे आभार मानले. शकील अहमद, धारणी. मेहकर तालुक्यातील बेलगाव येथे महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीचा मानहानी कारभार सुरू आहे. गार्डिंग तार नसल्याने नागरिकाचा जीव सुदैवाने बचावला आहे. मेहकर तालुक्यातील बेलगाव 5 ते 6 हजार लोकसंख्या असलेले गाव आहे. मात्र वारंवार बिलांचा बोजा नागरिकांच्या अंगावर पडत असताना गावातील वाकलेल्या पोलजवळ रिकामे पोल नुसते शोच्या झाडासारखे उभे केलेले आहे. मात्र संपूर्ण गावामध्ये बाइंडिंग तार नसल्याने मेन डीपी वरून कनेक्शन गावामध्ये सर्वत्र पसरली आहे. यापूर्वीही असा प्रकार घडला होता. मात्र सुदैवाने नागरिक किंवा लहान मुलं रस्त्यावर नसल्याने अनर्थ टळला. हा दुसरा प्रकार परत घडल्यामुळे राष्ट्रवादी नवयुवक यांनी पुढाकार घेऊन लवकर संपूर्ण बाइंडिंग तार लावली नाही किंवा नागरिकांची जीवितहानी झाली तर याला जबाबदार विद्युत वितरण कंपनी राहील. लवकरच संपूर्ण मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. यावेळी ज्ञानेश्वर वानखडे, मारुती देशमुख, चंद्रकांत वानखडे, उद्धव लहाने, किरण बाजड हे उपस्थित होते. दीपक देशमुख, मेहकर तालुका प्रतिनिधी. अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से अभी उन्होंने बताया कि कोई भी बीमा में प्रॉब्लम होती है या लेट उनका भुगतान होता है तो उसके लिए वो बताया जाए। पर मेरे संसदीय क्षेत्र में आसपास कई जिलों में सोयाबीन, मूंग की खेती 100% नुकसान हुए, जिनके भुगतान उन्हें पिछले वर्ष के अभी तक नहीं दिए गए। इसमें क्या सरकार और मंत्री महोदय कोई एक्शन लेना चाहेंगे? और उसी के साथ में फसल बीमा भुगतान तथा इंस्टॉलमेंट जैसे कार्य सरकार 14 अलग अलग कंपनियों को देती है। सरकार ऐसी कोई सरकारी बीमा कंपनी बनाने पर विचार कर रही है जिससे सरकार के पैसे डायरेक्ट सरकारी बीमा कंपनियों में तथा बीमा कंपनी का कमीशन जो मिल रहा है
वो डायरेक्ट किसानों को उसका लाभ हो और बीमा कंपनियों को उसका लाभ ना हो। जब किसान बीमा कंपनियों को पैसे देते हैं, छोटी मोटी त्रुटियों के कारण किसान को उसका बहुत बड़ा नुकसान और बीमा कंपनियों को उसका बहुत बड़ा फायदा होता है। तो इस पे कोई सरकार इस पे विचार कर रही है कि आने वाले समय में सरकारी बीमा कंपनी बनाकर सीधा डायरेक्ट किसानों को उसका लाभ मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जैसा इन्होंने क्लेम की बात की है, अगर किसी भी किसान का क्लेम है वो उसको जैसा कि बैंक है अगर देरी करेगी तो मैंने पहले पूरा जिक्र किया कि उसका अगर आपका प्रीमियम कहीं न कहीं राज्य सरकार के प्रीमियम की यहाँ पर जो उनकी हिस्सा राशि है वो अगर भारत सरकार को अवेलेबल हो जाएगी तो उसके बाद में भारत सरकार यहाँ आने के बाद में सिर्फ 2 या 5 दिन के अंदर ही अपने हिस्से का राशि जमा करवा के और किसान को क्लेम है वो उपलब्ध होता है। तो वहाँ पर इसके मुख्य कारण रहते हैं, राज्य अपने सब्सिडी के अंदर जो का पार्ट है वो नहीं देना होता है, कई बार ये स्थिति होती है, कई बार बैंक के भी डेटा होते हैं वो भी सही नहीं होते, इसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इसके लिए भारत सरकार हमेशा बीच में पहल करते हुए करती है। दूसरा, आपने जैसा सरकार को कंपनी बनाने का जिक्र किया है, तो सरकार का जो कंपनी बनाने का विचार है उसके अंदर वैसे राज्य सरकार अगर चाहे तो इसके अंदर प्रावधान है कि राज्य सरकार अपनी स्वयं की अगर कंपनी बनाना चाहे तो राज्य सरकार अपने इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है। ये भारत सरकार के गाइडलाइन में भी है और राज्य सरकार इसके ऊपर कर सकती है। और भारत सरकार की ऑल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी है, जो ऑल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है वो भारत सरकार की है। और इसके साथ ही अलग अलग राज्यों के अंदर इसका टेंडर होता है और टेंडर के अंदर जो राज्य जो कंपनी उसके अंदर जाती है वो करती है और उसके लिए बाकायदा उसको उनके ऊपर ये स्वतंत्रता नहीं है, उनके ऊपर बाकायदा एक लिमिटेशन है और उसके अनुसार ही टेंडर होता है। टेंडर प्रक्रिया में पहले इसका ये था कि किसानों की समस्या आती थी तो पहले जो टेंडर होता था वो टेंडर 1 साल के लिए कंपनी का होता था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 3 साल का कर दिया है और 3 साल का टेंडर होने की वजह से वहाँ पर कंपनी अपना खुद का ऑफिस सेटअप करेगी और किसानों की जो भी समस्या होगी उसका समाधान भी करने की उनकी जिम्मेवारी होगी। जिल्हाधिकाऱ्यांनी संचारबंदीचे नवे आदेश जारी केले आहे। यात सर्व प्रतिष्ठानांना रात्री 8 पर्यंत सुरू ठेवण्याची मुभा दिलेली आहे, परंतु हॉटेल रेस्टॉरंट व्यावसायिकांना 4 पर्यंत सुरू ठेवण्याची मुभा आहे। यामुळे हॉटेल असोसिएशन पदाधिकारी व व्यावसायिक नाराज आहे। सिटी न्यूजच्या माध्यमातून त्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहे। मैं लालकिशन पांडे, अमरावती खाद्य विक्रेता मंडल के पूर्व अध्यक्ष, इस नाते से मैं मेरी एक सलाह देना चाहता हूँ। मैं सलाह देना चाहता हूँ कि आज जो शासन ने निर्णय लिया है कि भाई ये रेस्टोरेंट भोजनालय ये सभी 4 बजे तक के खुले रहेंगे, यह एक तरफ से उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है, लेकिन जनता के हिसाब से और हमारे सभी दुकानदारों के हिसाब से यह गलत निर्णय है। क्यों? क्योंकि सरकार के ये निर्णय को सभी स्वागत करते हैं, लेकिन इस स्वागत के पीछे एक ऐसी बात है कि कौन भोजन करेंगे 4 बजे तक के, शाम का भोजन कहाँ से करेंगे? बाहर गांव के लोग आते हैं, घर से दुकानदार व्यापारी अपनी दुकान बंद करके जाते होटल, फिर वो वहाँ पर कैसा भोजन करेंगे, कहाँ ठंडा पियेंगे, कहाँ करेंगे? इसलिए इस नियम को कम से कम रात के 11 बजे तक तो भी चालू रखना चाहिए, ऐसा मेरा शासन से विनती है। मैं नितिन मोहड़, अमरावती जिला परमिट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। अभी जो नया SOP जो ऑर्डर्स आया है वो हिसाब से हमारे रेस्टोरेंट, होटल्स और बार के लिए 4 बजे तक का टाइम दिया हुआ है और संडे के दिन बंद। मेरे को समझ में नहीं आता है कि उद्धव ठाकरे साहब होशियार है जरूर 100%, लेकिन उनको जो सलाह देने वाले ना बहुत बेवकूफ़ आदमी लोग हैं। एक तो उनको स्टडी नहीं है, उनको 3-3 लाख रुपए पगार मिल जाता है। अभी सीताराम कुंटे जो चीफ सेक्रेटरी उन्होंने जो सर्कुलर निकाला है उनको 3-4 लाख रुपए पगार है, AC में बैठते हैं, मस्त स्टाफ है, गाड़ी घोड़ा है। उसके बाद में कलेक्टर को जो 2.5-3 लाख रुपए, उनको क्या है बैठे बैठे। प्रोफेसर लोग सिखा नहीं रहे, शिक्षक सिखा नहीं रहे, घर में पैसे आ रहे हैं उनके 2-2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए पगार आ रहा है, उनके पगार कम नहीं हुए। और हमारे को 50% कैपेसिटी में भी 4 बजे तक चलाना को बोलते हैं। अभी आदमी को, आपको पूरे दुनिया को मालूम है कि 4 बजे के 6-7 बजे के बाद रेस्टोरेंट बाहर चालू होते हैं, ऑफिस में से या काम पे से आने के बाद में बाहर में लोग बैठते हैं।
रात का ही खाना लोग ज़्यादा करके प्रेफर करते बाहर आउटिंग के लिए जाना। दिन में कोई एकदम कोई पार्टी होंगी घर में, बीसी पार्टी होगी, वही सुबह में खाना खाते। यानी हमारे को आपने बर्बाद करने का ये जो षड्यंत्र है, और ये मोदी सरकार ने क्या है, वहाँ से अभी 31 अगस्त तक का सर्कुलर निकाल दिया। महाराष्ट्र केरला को टारगेट करके, जहाँ पे उनकी बीजेपी की सत्ता नहीं है। यूपी में हजारों लाखों लोग मरे ऐसे बोलते हैं लोग, उधर का आएगा नहीं। गुजरात में भी मरे हुए हैं, उधर का भी आएगा नहीं। वहाँ के बोले वहाँ पे थर्ड वेव का सिर्फ डर है महाराष्ट्र में और केरला में। ये कौन सा क्या तरीका है? कौन से डॉक्टर है? कभी बोलते हैं रेमडेसिविर काम में आएगा, रेमडेसिविर काम में नहीं आता है। वो बोलते हैं वो बैन कर दो, प्लाज्मा बैन कर दो। यानी उनको अकल कोरोना किससे होता है वो मालूम नहीं है। सांस लेने से होता है या पेट में जाने से होता है, उसका अभी तक रिसर्च नहीं है। मास्क लगाने से होता है, तो मास्क लगा के भी लोग घूम रहे हैं, उससे भी कुछ असर नहीं हुआ है। और उसके बाद में आप लोग बोलते हैं कि दो वैक्सीन लगा के भी आप लोग बोलते हैं कि रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर चालू रहेगी। 4 बजे के बाद ही शॉपिंग होती है, 4 बजे के बाद ही आउटिंग होती है, 4 बजे के बाद ही रेस्टोरेंट। आज मेरे को बताइए, अंडा सप्लाई करने वाला, मटन सप्लाई करने वाला, किराना सप्लाई करने वाला, तेल सप्लाई करने वाला, पनीर सप्लाई करने वाला, उसके बाद में वेटर, उसके बाद में बर्तन मांजने वाले कर्मचारी, उसके बाद में मैनेजर, कुक्स। आज ये हमारे व्यवसाय के ऊपर कम से कम 10 लाख फैमिलीज डिपेंड है। और सरकार उनको नौकरी दे रही है क्या? नहीं। उनके पगार दे रही है क्या? सरकार नहीं। उनके ऊपर उल्टा प्रोविडेंट फंड डालो, हमको ही तकलीफ। हमारे को 5 लाख रुपए फीस है, 5 लाख रुपए पूरी फी भरो बोलते हैं। लास्ट ईयर मैं गया था कोर्ट में आधे फीस के लिए, तो गवर्नमेंट ने आधी फी माफ़ कर ली थी। ये टाइम कोर्ट में प्रॉब्लम भी थे, अजीत दादा पवार सुनने को तैयार नहीं है। अरे हम लोग ने आधी फी भरने की, पूरी फी भरने की, और होटल आधा भी नहीं चलाने का। ये कौन सा न्याय है? इसके लिए मैं सबको अपील करता हूँ कि रेस्टोरेंट और बार वाले, जैसे अभी फार्मर लोग आत्महत्या कर रहे हैं ना, अभी चालू हो गए 4, ये 2 दिन में 4 आत्महत्या हो गई है। और भी इसके बाद में अमरावती में 12 होटल बेचने के लिए 9 बंद होने वाले। कहाँ से भरेगा 5 लाख रुपये फी, जबकि तुम्हारा होटल ही बंद है, रेस्टोरेंट बंद है। 1-1 साल के बिल थके हुए हैं लोगों के, भाड़ा थका हुआ है, इलेक्ट्रिक का बिल थका हुआ है। उसके बाद में ये मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये तो एक तो उद्धव ठाकरे जी सरकार को जो अकल देने वाले गधे लोग हैं, डॉक्टर लोग, कि SOP डालो, उनके बाप का कुछ जाता नहीं है कि बंद करो 4 बजे। ये कौन सा लॉजिक है? 4 बजे के बाद में कोरोना नहीं आता है। ये 8 बजे आप मॉल अभी खोल दिए, मॉल में अभी हजारों लोग रहेंगे। आपके सभा में आप लोग मोर्चे निकालते हो, आमदार के घर में 100-200 लोग पड़े रहते, मिनिस्टर के बंगले के बाहर कितने लोग पड़े रहते, यानी उनको कुछ नहीं। और सिर्फ आ जाके मरना, सिर्फ रेस्टोरेंट बार मालिकों ने मरना है। और गवर्नमेंट को रेवेन्यू ही चाहिए। हमारे से हम लोग 30,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देते, वो चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन हमारी तकलीफ है, उनको सुनने को टाइम नहीं है। तो मेरी कृपा करके सरकार से विनंती है आपके माध्यम से कि हमारे ऊपर सहानुभूति से हमारे ऊपर विचार करें। धन्यवाद। मैं गजानन ज्ञानेश्वरराव राजगुरे, होटल चॉइस, अमरावती वाइन बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। अभी जो सरकार ने जो नया अध्यादेश आज निकाला है, जो 4 बजे का, उसका हम होटल एसोसिएशन की तरफ से निषेध करते हैं, क्योंकि बाकी मार्केट 8 बजे तक के खुला रहेगा और हम लोग 4 बजे तक के चालू रहेंगे, और 4 से 8 बजे तक के हम होम डिलीवरी करेंगे। इससे हमारा होटल कैसा चलेगा? जैसा गए 17-18 महीने से हम होटल वाले किस परिस्थिति में जी रहे हैं, हमारे को पता। वाइन बार की जो लाइसेंस फ़ी है अमरावती शहर की, वो लाइसेंस फ़ी 5,31,000 रुपये है, जिसका पर डे का 1,700 रुपये हमारे को पर डे भरना है। उसके बाद में हमारे होटल में 15-15, 20-20 नौकर है, उनका हमारे को 4 से 5,000 रुपये पर डे है। उसके बाद में हमारा इलेक्ट्रिक बिल है। ये हमारे खर्चे आज के तारीख में नहीं निकल रहे। गए हम 17-18 महीने से टोटल लॉस में चल रहे हैं। साथ में हमारे कुछ भाइयों पे, हमारे पे बैंकों का लोन है, हमारे अकाउंट NPA में जा रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट भी नहीं निकल रहा। उसके बावजूद भी हम अभी होटल चलाने के लिए तैयार है, लेकिन वो भी हमारे को ये गवर्नमेंट के ऐसे जो नियम आ रहे हैं, उससे तो हमारे को आत्महत्या करना ही पड़ेगा। जैसे कि मुंबई में हमारे 5 होटल वालों ने अभी तक की आत्महत्या कर चुके हैं। 5 होटल वालों ने अभी तक की आत्महत्या कर चुके हैं। जिस तरह से ये सरकार कहाँ से नया नियम ला रही कि भाई 8 बजे तक के बाकी होटल चालू रहेंगे, वहाँ पे बाकी दुकाना, मॉल सब चालू रहेगा, वहाँ पे कोरोना नहीं होगा, सिर्फ होटल में आने से कोरोना होगा। ये किस तरह का आप नियम ला रहे हैं? कौन सा टास्क फोर्स है जो आपकी वो नियमावली बना रहा है? ग्राउंड लेवल पे उतर के तो नियम बनाओ आप।
पहले ऐसा था कि जो मार्केट बंद होने के बाद में 2 घंटे होटल वाले को दिए जाते थे, ताकि मार्केट पहले अगर 7 बजे बंद होता था, हमारा 9 बजे बंद होता था, क्योंकि व्यापारी जो लोग हैं वो भी घर पे जाके खाना खाने के लिए उनके परिवार के साथ बाहर आ सकते थे, बाहर आते थे। लेकिन अभी तो मार्केट बंद होने के पहले हमने बंद करना चाहिए, ये कहाँ का न्याय है? ऐसे से तो हमारे पे भूखमरी की समय आज ही आ गया। कल तो हमारे जैसे किसानों की जो आत्महत्या हो रही है महाराष्ट्र में, उस तरह से वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जिस दिन महाराष्ट्र के होटल वाले भी आत्महत्या करेंगे। तो सरकार से मेरा आग्रह है कि हमारे बारे में सोचे, और जैसा पहले अभी तक के हमारे को बाकी लोगों से 2 घंटे ज़्यादा दिया हुआ समय था, वही हमारे को पहले से लागू रखे, यही हमारे सरकार से हाथ जोड़ के विनंती है। नमस्कार, मैं सारंग राउत, अमरावती रेस्टोरेंट लॉजिंग एसोसिएशन का सचिव हूँ। कल महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी किया गया निर्देश जो अनलॉक के संदर्भ में घोषित हुआ, इसमें महाराष्ट्र सरकार ने सभी व्यापारी को एक राहत दिलाते हुए शाम 8 बजे तक का अपना समय दिया है, जिसमें सभी प्रकार के व्यापार शुरू रहेंगे और जितने भी महाराष्ट्र के होटल रेस्टोरेंट लॉजिंग जो एक सेगमेंट है, जो सबसे ज़्यादा रोज़गार और लोगों को खाना खिलाना और लोगों की सेवा करने का जो एक अपना व्यवसाय पिछले 1.5 साल से इस कोरोना पैंडेमिक के कारण जो ऑलरेडी त्रस्त था, उनके लिए कोई भी दिलासा न देते हुए उन्होंने दोपहर 4 बजे तक का अपना डाइनिंग की परमिशन उन्होंने दी है और रात 8 बजे तक पार्सल सेवा शुरू रखने का आदेश दिया है। मुझे सरकार को ये पूछना था कि अभी हमने 2 दिन पहले जिलाधिकारी मैडम को एक निवेदन दिया और उसके पश्चात हमने उनको ये पूछा कि किस गाइडलाइन के तहत या फिर किस टास्क फोर्स के माध्यम से ये लगभग जाहिर हुआ है कि होटल के द्वारा कोरोना की महामारी फैलती है, या फिर ऐसा कोई प्रूफ, ऐसा कोई इनके पास में एविडेंस सरकार के पास में हो, तो कृपया हम होटल रेस्टोरेंट लॉजिंग एसोसिएशन के लोगों को कृपया वो बताएं, हमारे समक्ष रखें। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि पिछले 1.5 साल से जब सरकार ने जो लॉकडाउन संदर्भ में नियम घोषित किए, उस सभी नियमों के साथ में हम सब लोग व्यापारी उनके साथ में थे। पर अब जाके 1.5 साल के बाद जब अमरावती शहर में लोगों ने सभी नियमों का पालन करते हुए हर चीज़ नियंत्रण में लाई है, कोरोना मरीजों की संख्या नियंत्रण में आई है, उसके पश्चात ये ऐसा आदेश निकालना, इसका मतलब ये है, एक तो सरकार रेस्टोरेंट होटल व्यवसायियों को ख़त्म करना चाहती है, इस व्यवसाय को ख़त्म करना चाहती है, और इस व्यवसाय से जुड़े अगर मैं अमरावती ज़िले की बात करूँ तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम से कम 35,000 के ऊपर लोग यहाँ पे इस व्यवसाय से जुड़े हैं, जो अपने कोई आधे पगार पर या फिर 1.5 साल से अपने दूसरे व्यवसाय में या फिर कोई बेरोजगार होकर घर पे बैठे हैं। तो ये बहुत एक बिना प्रश्नार्थक चिन्ह, एक ऐसा निर्णय जो सरकार ने लिया है, इसका मैं अमरावती रेस्टोरेंट लॉजिंग की ओर से वो निषेध करता हूँ। और कई प्रश्न हैं जो सरकार ने देना चाहिए, जिसके लिए हमें सरकार को अपनी मांगे हम रख रहे हैं। इसमें हम लगभग इस मुकाम पे आगे पहुँचे, इस निर्णय पे आके पहुँचे हैं कि अब सरकार, हम रोड पे उतरने के बाद में कुछ हो नहीं रहा है, तो क्यों ना हम हाईकोर्ट के माध्यम से सरकार को एक जनहित याचिका दाखिल करके इसके बारे में पूछा जाए। सरकार को ये भी पूछा जाए कि जो वैक्सीन की बात वो कर रहे थे और दिसंबर 2021 तक लगभग पूरा कोरोना मुक्त देश और कोरोना मुक्त राज्य करने की बात उन्होंने कही थी, जिसका टीकाकरण की स्पीड इतनी कम है कि इसमें सरकारी यंत्रणा कितने सक्षमता से काम कर रही है, ये भी हमें उनको पूछना है। जो लोग बेरोजगारों के घर पे बैठे, जिन लोगों के ऊपर कर्जे हैं, जिन लोगों के ऊपर बैंकों की देनदारी है, ये हम कैसे उसको निपटना है, ये भी सरकार हमें समझाए। अन्य राज्यों में कई बार सेवा क्षेत्रों के लिए अनेक पैकेजेस, अनेक सहायता, अनेक सहानुभूति पैकेज उन्हें जाहिर किए, जो महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक किसी भी एक सहानुभूति पैकेज के बारे में या फिर किसी भी आर्थिक इसके लाभ के बारे में कभी भी कोई चर्चा नहीं की। तो ये बहुत बड़ा नुकसान महाराष्ट्र के सभी इस होटल लाइन के लोगों का है। तो कई सारे लोग ऐसे हैं कि जिसमें अब आत्महत्या का प्रकरण बढ़ रहा है कि आप देखेंगे तो कुछ दिनों पहले मुंबई में भी 2 होटल व्यवसायियों ने आत्महत्या की। जैसे किसान आत्महत्या का एक आंदोलन चला, जो एक प्रक्रिया चली, इस सरकार के तुगलक निर्णय से और इस प्रश्नार्थक विषय पे जो उन्होंने ये रखा है, इसमें कई लोग अब और
डबघाइज होंगे अब और रसतल पे जाएंगे, कई लोग आत्महत्या करेंगे और कई लोगों को फिर से खड़ा होने में जो समय लगने वाला है, क्योंकि 1.5 साल एक बहुत बड़ा लंबा समय इस कोरोना पैंडेमिक में गया है, तो हम ऐसी सरकार का निषेध करते हैं और आने वाले दिनों में हमारे एसोसिएशन के माध्यम से हम सभी एसोसिएशन को साथ लेकर तीव्र रूप से इसका निषेध करने के लिए रस्ते पे आएंगे। नमस्कार, मी सुजित पाटील, मॅनेजिंग पार्टनर खमास बिर्याणी, अमरावती रेस्टॉरंट लॉजिंग असोसिएशनचा सदस्य। जो सरकारचे निर्णय हॉटेल लाईन चालवण्याबाबतीत सध्या आलेले आहे त्याचा मी तीव्रपणे निषेध करतो। मागील 1.5 वर्षापासून आम्ही जो त्रास सहन करत आहे याबाबतीत सरकार थोडीही संवेदनशील दिसत नाही आहे। कुठेही सरकार समोर येऊन व्यापाऱ्यांसोबत वाच्यता करताना दिसत नाही आहे। तरीही सरकार ही हिटलरवादावर आलेली आहे असं मला वाटते आणि त्यानुसार अतिशय संवेदनशीलपणे रेस्टॉरंट लाईन बुडीस जात आहे, तरी पण त्याच्यावर काही चर्चा किंवा निर्णय येत नाही। यासाठी आम्हाला म्हणजे याचं दुःखच आहे। तरी ऑनलाईन डिलिव्हरीमध्ये सरकार आम्हाला जबरदस्तीने काम करायला लावतं आहे। त्याच्यामध्ये जवळजवळ हजारो करोडचा टर्नओव्हर हा ऑनलाईन कंपनीकडे डायव्हर्ट होऊन त्यांना अतिशय त्यांचे शेअर्स वाढत आहे आणि इथे लोकल फॉर वोकलमध्ये लोकल रेस्टॉरंट कर्मचारी आत्महत्या किंवा नुकसान भरपाईवर नुकसान त्यांचं अतिशय जास्त होत आहे। आणि त्याच व्यतिरिक्त सरकारचा जे स्टार्टअप मागील 1-2 वर्षामध्ये नवीन उद्योजक म्हणून या लाईनमध्ये आले त्यांचंही भवितव्य पूर्णपणे विस्कळीत होण्याच्या मार्गावर आहे आणि हॉटेल मॅनेजमेंटचे विद्यार्थी असो किंवा या संबंधित लाखो रोजगार असो यांचं भवितव्य निश्चितच सरकारने आपल्या पायाखाली रुंदलं है। मैं रविंद्र सिंह सलूजा न्यू युगर रेस्टोरेंट का संचालक और खाद्य विक्रेता मंडल अमरावती और होटल एंड लॉजिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरी शासन से विनंती है कि अभी जो नई गाइडलाइन जो हमारे शासन ने अभी दी हुई है वो गाइडलाइन में पूरे मार्केट को 8 बजे तक की परमिशन दी गई, जबकि होटल को सिर्फ 4 बजे तक परमिशन और 4 बजे के बाद में पार्सल की परमिशन दी। तो मेरी शासन ने जो भी गाइडलाइन दी है वो गाइडलाइन को मान्य करते हुए मेरी शासन से ये विनंती है कि भाई हमारी जो होटल की जो परमिशन 4 बजे का टाइम दिया हुआ है इसे कृपया करके रात को 11 बजे का टाइम दिया जाए, क्योंकि होटल में जो भी खाने का समय है वो रात को 11 बजे का है। फैमिलीज जो भी रात को 8 बजे के बाद ही होटल्स में रेस्टोरेंट में निकलती है। तो मेरी शासन से नम्रपूर्वक हाथ जोड़ के विनंती है कि जो ये 4 बजे का टाइम उन्होंने डाइनिंग का दिया है इसे कृपया करके 11 बजे का टाइम दिया जाए। यही मेरी शासन के आगे दरख्वास्त है। एक नजर बातमीपत्रातील अन्य महत्त्वाच्या घटनांवर। एक नजर टाकूया अमरावती जिल्ह्याच्या क्राईम डायरीवर। फिर्यादी महिला ही घरात असताना आरोपी महिलेच्या घरात दार तोडून आत आला व महिलेशी अश्लील बोलून महिलेचा हात धरून जवळ ओढण्याचा प्रयत्न केला। महिलेने विरोध केला असता आरोपीने महिलेला मारहाण करून पळ काढला। आरोपी अविनाश भगत याच्या विरुद्ध कलम 324, 452, 427, 323 व 504 नुसार गुन्हा दाखल केला आहे। पुढील तपास बडनेरा पोलीस करीत आहे। फैजलपुरा पोलीस स्टेशन हद्दीतील फिर्यादी गोकुलदास भोसले हे गावावरून घरी आले असता त्यांच्या पत्नीचा भाऊ आरोपी हा घरी आला असता फिर्यादीच्या पत्नीसोबत भांडण करत होता। फिर्यादी सोडवायला गेला असता आरोपीने म्हटले की तू माझ्यावर चोरीचा आरोप का केला असे म्हणून फिर्यादीला लाताबुक्क्यांनी मारहाण केली, त्यात ते जखमी झाले। आरोपी सूरज फुलजाम पवार याच्या विरुद्ध कलम 324 व 504 नुसार गुन्हा दाखल केला आहे। पुढील तपास फैजलपुरा पोलीस करीत आहे। गाडगेनगर पोलीस स्टेशन हद्दीतील फिर्यादी दिनेश वानखेडे यांची दूध डेअरी आहे। आरोपीच्या मुलाने खेळताना फिर्यादीच्या दुकानावर दगड मारला। या कारणावरून फिर्यादी आणि आरोपीचे वाद झाले। यानंतर आरोपीने फिर्यादीच्या डोक्यावर सेंटरिंग रफ्तारने मारले व त्यांना जखमी केले। आरोपी ज्ञानेश्वर दोरखंडे यांच्या विरुद्ध कलम 324 व 506 नुसार गुन्हा दाखल केला आहे। पुढील तपास गाडगेनगर पोलीस करीत आहे। स्टेशन हद्दीतील फिर्यादी महिला व आरोपी हे एकमेकांचे शेजारी असून आरोपी व फिर्यादीचे पती हे दारू पिऊन आले व आरोपीने शिवीगाळ करून फिर्यादीला स्टीलची बकेट डोक्यावर मारून जखमी केले। आरोपी शेख नसीर वल्द शेख इस्माईल याच्या विरुद्ध कलम 324 व 504 नुसार गुन्हा दाखल केला आहे। पुढील तपास नागपुरी गेट पोलीस करीत आहे।
राजापेठ पोलीस स्टेशन हद्दीतील फिर्यादी शशांक जाधव हे गाडी क्रमांक MH27-3002 पल्सर 220 लाल काळ्या रंगाची किंमत अंदाजे 30,000 रुपये यांची गाडी ही अज्ञात आरोपीने चोरून नेली. संशय हा अविनाश ढोरे नामक व्यक्तीवर असून तो 1.5 वर्षाआधी कन्हैया कुंज हॉटेलला काम करत होता. गाडीचा शोध घेतला असता गाडी कुठेही सापडली नाही. अज्ञात आरोपी विरुद्ध कलम 379 नुसार गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास राजापेठ पोलीस करीत आहे. याबरोबरच आजची क्राईम डायरी इथेच थांबूया. पाहत रहा सिटी न्यूज. पुन्हा एकदा आजच्या ठळक बातम्या. आपण आता सिटी न्यूज चॅनल आपल्या टीव्हीवर सुद्धा बघू शकता. यामध्ये GTPL चॅनल नंबर 73, ACN चॅनल नंबर 98 आणि सिटी केबल चॅनल नंबर 92 वर. जर आपल्या टीव्हीवर सिटी न्यूज चॅनल दिसत नसेल तर आपल्या केबल ऑपरेटरशी संपर्क करा. आपण सिटी न्यूज केबलच्या व्यतिरिक्त YouTube, Facebook, Instagram आणि ट्विटरवर सुद्धा बघू शकता. याकरिता सोशल मीडिया अकाउंट सबस्क्राईब करा, फॉलो करा, लाईक करा. YouTube अकाउंट सबस्क्राईब करण्याकरिता सबस्क्राईब बटनला क्लिक करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, कारण सर्वात आधी समाचार आपल्यापर्यंत पोहोचणार आहे. तसेच सिटी न्यूजचे फेसबुक पेज लाईक करा, इंस्टाग्राम आणि ट्विटर हँडललाही फॉलो करा. आपण व्हॉट्सअपवर सुद्धा सूचना देऊन न्यूज प्राप्त करू शकता. व्हॉट्सअप नंबर खाली स्क्रीनवर येत आहे. हे बातमीपत्र एवढ्यावरच थांबूया. पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसोबत. नमस्कार.